नमस्कार, मैं डॉक्टर एस डी सेठी, समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी पे। हमारे साथ डॉक्टर एस सी शर्मा मौजूद हैं, जो सीनियर प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं और दूसरी पैथियों के बारे में भी उनको बेहद जानकारी है। तो आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी सर। आज हमने जो चर्चा का विषय रखा है जी प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर है। उसमें जो मेन जो आपकी है, जिसमें न्यूरोपैथी के ज़रिए हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस समय हमारे जॉइंट पेन के बहुत पेशेंट आ रहे हैं, घुटने के हैं और एड़ी के पेन के हैं, सर्वाइकल पेन के हैं। उनका लाइलाज है, एक तरह से डॉक्टर लोग उनको परेशान करते हैं कि जी आप ऑपरेशन करवाइए, आप एक्सरे करवाइए, उसके अंदर भी कुछ नहीं आता, बावजूद उसके वो बड़े परेशान रहते हैं। तो आपके पास इन चीज़ों के लिए क्या इलाज है? एक्चुअली जो सर्वाइकल है, जी, लंबागो है, स्पॉन्डिलाइटिस है, नी पेन है, हील पेन है, शोल्डर पेन है, ये क्या है? ये यूरिक एसिड के कारण भी हो सकता है। ये हमारे खान पान पे भी डिपेंड करता है। हमारा पेट साफ़ ना हो उस पे भी डिपेंड करता है, और हमारा पेस्टिसाइड का खाना है उस पे भी होता है। हमें अपना खाना भी बदलना चाहिए। कुछ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उससे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बनती है। हाइपर एसिडिटी जब हमारी पूरी नाड़ों में, नसों में चली जाती है, उससे क्या होता है? उससे ही कोलेस्ट्रॉल होता है जी, उसी से बीपी होता है जी, उसी से सर्वाइकल होता है जी, उसी से हार्ट पेन होता है, उसी से शुगर होती है। यानी सारे जड़ों की माँ जो है वो हमारा पेट है। जी, और ज़्यादातर 100 में से 100% लोग जो हैं कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। तो सबसे पहले हमें चाय छोड़नी चाहिए। एक चाय पीने से 40 रोग आते हैं, एक चाय छोड़ने से 40 रोग आदमी के नज़दीक नहीं आते। जी, तो हमें क्या है कि भी अब परेशानी तो पेशेंट को आती है न्यूरो में, जी, हमारी नस नाड़ियों में एसिडिटी आ गई, यूरिक एसिड आ गया, ये बन गया वगैरह वगैरह। इनके कारण ये लोग जाते हैं सीधे ऑर्थो के डॉक्टर के पास। जी, ऑर्थो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑर्थो डॉक्टर क्या करता है इसमें, वो बोन का डॉक्टर है। वो बोन से रिलेटेड है, टूट गई है उसे जोड़ सकता है, बढ़ गई है काट सकता है, वो करेगा, उसका काम वो है, लेकिन न्यूरो का नहीं। लेकिन हमारे पेशेंट सीधे ऑर्थो पे रेफ़र करते हैं। ऑर्थो वाला हमारा न्यूरो से रिलेटेड होता है। अब वो क्या करता है, न्यूरो के लिए न्यूरोबिन के इंजेक्शन दे देगा, जी, जिससे लाइलाज बीमारी होती है, उसको कभी भी फ़ायदा नहीं होता। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? हमें इसके चाहिए न्यूरो के लिए, जैसे अभी मेरे पास कोई पेशेंट हो सर्वाइकल का, ओनली मैं 5 मिनट के अंदर अंदर उसका सर्वाइकल ठीक कर सकता हूँ। जी, जैसे उसके कमर में दर्द है, L1, L5, L7 जी, झुकने से या किसी उठने से, लोग कहते हैं कि ये चनक आ गई है, वो आ गई है, बहुत तरह की हमारी भाषाओं में बोला जाता है। तो उसको भी हम 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। दूसरा, हमें अपना खाना पीना सुधारना है। तीसरा नंबर, हमें परहेज के साथ कौन सा परहेज करना है, किस चीज़ में? कफ, पित्त, वात, 3 चीज़ से हमारी बॉडी बनती है, कफ, पित्त, वात से। और कफ, पित्त, वात में अब कोई वात प्रकृति का है, कोई कफ प्रवृत्ति का है, कोई वायु प्रवृत्ति का है। कहीं पे कफ और वायु जॉइंट हो जाते हैं, कहीं ये तीनों जॉइंट हो जाते हैं, कहीं पित्त और वायु जॉइंट हो जाते हैं। उसी के कारण ये बीमारियाँ बनने चालू हो जाती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए जो वायु रोग है, तो उसे वायु कारक सब्जियां, वायु कारक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसको वायु के संबंधित है। परहेज करने के लिए कौन सी जो वायु कारक चीज़ें, उनके बारे में बताइए ज़रा। वायु कारक में जैसे गोभी है, जी, राजमा है, चावल है, और राजमा है, चावल है, गोभी है, पत्ता गोभी है, और हरहर की दाल है। इस तरह की कुछ खट्टी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हों को खाने से वायु रोग बढ़ जाता है, जिससे मसूड़े फूल जाना, आँखों का सूजन आ जाना, कानों में फूल जाना, और हाथ पैरों के कांटों में, इनमें सब जोड़ों में दर्द हो जाना, ये वायु कारक रोग में आते हैं। ऐसे कितने पेशेंट आपने ठीक किए होंगे जो हड्डी रोग से परेशान होकर आपके पास आए, दूसरे डॉक्टरों के पास गए, वहाँ से लाइलाज हुए और आपके पास आए, आपने उनको ठीक किया? एक्चुअली क्या है, वो सबसे पहले जब पेशेंट बीमार होता है तो वो ऑर्थो के पास जाता है,
पहले जनरल फिजिशियन उसको ऑर्थो पे भेज देता है। ऑर्थो से वो न्यूरो के टीके वगैरह लगा के पेन किलर खा के कुछ दिन चलता है, लेकिन कहता है डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है ठीक है मैं दवाई बदल देता हूँ, फिर वो दूसरी दवाई बदलता है, फिर खाता है। लास्ट में ये बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। अब वो घुटनों को एक्सरा कराते हैं, कहते हैं जी ग्रीस ख़त्म हो गई। ग्रीस तो उसके अंदर होती है, जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं इनमें ग्रीस लगाई जाती है, इनके काम में ग्रीस किया जाता है। इनमें बेरिंग होते हैं, हमारे घुटने में तो कोई बेरिंग नहीं होता, तो ग्रीस कहाँ से ख़त्म हो गई। लुब्रिकेट है, वो हमारे खाने पीने से चलता है, वो हमारी चाय से चलता है। अब जैसे चाय पीते हैं हम लोग, तो चाय पीने से क्या होता है, गैस बनती है। जैसे अगर किसी आदमी को लूज मोशन लग जाए और वो आधा चम्मच चाय की पत्ती खा करके थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, उसके उसी टाइम लूज मोशन बंद हो जाएंगे। तो आप देखिए कि जब एक चाय की पत्ती लूज मोशन बंद करती है तो डेली चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन होना अनिवार्य है, गारंटेड अनिवार्य है। ये सब झूठ बोलते हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो बहुत काम की चीज़ आपने बताई। अगर किसी को लूज मोशन होता है, हाँ जी, तो चाय की पत्ती गर्म पानी में ले लें। नहीं, चाय की पत्ती मुंह में डालें, ऊपर से एक घूंट पानी पी लें, गर्म पानी नहीं, वैसे ही पी लें। अच्छा, हाँ, उसका 10 सूसी इस टाइम बंद हो जाएगा। अगर वो डॉक्टर के जाएगा तो डॉक्टर उसको ड्रिप लगाएगा, जन क्या क्या करेगा, और उससे लाखों रुपए ऐंठ लेगा। लाखों रुपए ऐंठने की ज़रूरत नहीं। चाय की पत्ती हमें रोज़ खाने के लिए नहीं है, चाय की पत्ती हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए लूज मोशन में सबसे ज़्यादा काम करती है। इसी तरीके से क्योंकि जॉइंट पेन में आजकल दुनिया परेशान है, जो एड़ियों का दर्द है ये भी सबके सामने आ रहा है इस समय। हाँ जी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। उसमें क्या होता है, एडियो में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का एक कारण है हमारा लीवर साथ नहीं दे रहा। लीवर हमारा डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर लीवर के कारण, और चाय पीने से जो एसिड बनता है शरीर के अंदर, अम्ल बनता है, वो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, वो हमारी बॉडी में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उस अम्ल को जाके डालता है। जैसे हम अपने घर में सफाई करते हैं, घर का कूड़ा कहीं ना कहीं तो डालेंगे, इसी तरह से शरीर में जो कूड़ा होता है एंटीटॉक्सिन, वो कुदरत ने 2 सिस्टम बनाए हैं, एक यूरिन पास, एक स्टूल पास। यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। अब कॉन्स्टिपेशन है, कहाँ से निकलेगा? पानी लोग पिएंगे कम, क्यों, बार बार यूरिन जाना होगा, तो पानी भी कम होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। इस वजह से यूरिक एसिड पूरी बॉडी में फैल जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो अंदर मॉनिटर है वो उसको स्पेस जगह देखता है कि भाई ये एडी है, यहाँ डाल दो, ये शरीर में सही काम करेगा। तो जहाँ वो डल जाएगा वहीं पे जाकर वो पेन स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज़ हम और देख रहे हैं आजकल, ये जवान पीढ़ी है उनके साथ भी यही समस्या आ रही है, बुजुर्ग है उसके साथ भी है, या अधेड़ उम्र के हैं उसके साथ भी है। शुगर की, बीपी की, थायराइड की, 3 बीमारियां बिल्कुल उनके गले चिपटी पड़ी हैं। उसके लिए नेचुरोपैथी में हमारे क्या है, जिसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। देखो, नेचुरोपैथी में आने के कारण ये है कि सबसे पहले उसको वॉकिंग करना ज़रूरी है। रात को दिन छिपने से पहले यानी 6 बजे खाना खा लेना चाहिए, रात को 9 बजे सो जाना चाहिए। अब वो 3 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, तो सुबह 5 बजे से पहले जो उठ जाएगा उस प्रकृति का असर कुछ और होता है। और उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, अपने काम पे पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, कहते हैं मैं तो पैदल ही तो चलता हूँ, लेकिन जो हमारा ब्रेन का सॉफ्टवेयर है वो ये चीज़ देखता है कि भाई अब उस टाइम पे वो क्या है, जब जा रहा है रास्ते में कहीं साइकिल से बचेगा, कहीं किसी चीज़ से बचेगा, तो उसका ब्रेन दोनों तरफ काम कर रहा है। फिर उसका मोटो क्या है, मैंने दुकान पे टाइम से पहुंचना है, तो ब्रेन उसको वॉकिंग में नहीं यूज करता। वॉकिंग का मतलब है कि जब पार्क में सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाएं, और पार्क में जब हरी घास का, ऑक्सीजन का जो वो लेता है, हरी घास पे घूमता है, तब ब्रेन कहता है मैं घूमने के लिए आया हुआ हूँ। और जब ब्रेन को किसी और काम पे लगा दिया गया तो वो आपका वॉकिंग में नहीं आता, वो वर्किंग में आता है। एक बीमारी सबसे ज़्यादा जल जनित बीमारी है पीलिया की, जॉन्डिस की, लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है। उसके बारे में आप अपने हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? ये जो जॉन्डिस की बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारी है। बॉडी में ब्लड का पानी बन जाता है, लेकिन ये होता किससे, लीवर से। और लीवर ख़राब क्यों होता है, डिसऑर्डर क्यों होता है? हम जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। अब हमारे बच्चे, अब क्या था, यूरोपियन कंट्री के अंदर जैसे ब्रेड है, नूडल्स हैं, वहाँ क्या है कि लेडीज़ें बनाती नहीं है खाना, वहाँ कुकिंग का अलग सिस्टम है। लेकिन हमारे भारत तो वहाँ क्या थी, उनकी व्यवस्था है, ब्रेड खाना व्यवस्था, नूडल्स खाना व्यवस्था, लेकिन हमारे यहाँ अव्यवस्था है। हमारे यहाँ पे रोटी है, उनके नसीब में रोटी नहीं है। हमारे यहाँ रोटी बनती है तवे पे, हमारा आटा है,
हम सब चीज़ खा सकते हैं। तो ज़्यादातर, और एक चीज़ और हो गई, जिस टाइम हमारे राजा महाराजा थे वो लोग गेहूं खाते थे, और जो छोटे लोग थे वो मिक्स आटा, जिसे मल्टीग्रेन कहते हैं, कोई गोचनी बोलता था, कोई उसको बेझड़ बोलता था, कोई जौ चने की रोटी बोलता था, उसे खाते थे, तो हम सब स्वस्थ रहते थे। अगर किसी के यहाँ रिश्तेदार आ गया तो वो बड़े लोगों के घरों से आटा लाते थे गेहूं का, उनको रोटी खिलाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई हम पे है। तो उस टाइम क्या थी, ये बड़ी बीमारियाँ बड़े लोगों में थी, छोटे लोगों में नहीं थी। आज क्या किया गवर्नमेंट ने, सारा सिस्टम बना दिया कि सबको गेहूं फ्री दे रहे हैं, तो सब ग्लूकोज डी, गेहूं के अंदर ग्लूकोज डी होता है जो चिपक का काम करता है, तो मोटे अनाज कोई खाता नहीं है। तो 12 महीने अगर एक ही अनाज को खाओगे तो उसमें से एक ही तत्व मिलेगा, दूसरे तत्व कहाँ मिलेंगे? मक्का कहाँ से मिलेगा, ज्वार का कहाँ से मिलेगा, बाजरे का कहाँ से मिलेगा, रागी का कहाँ से मिलेगा? तो ये चीज़ें जब उसको मिलेगी नहीं तो वो खाएगा कैसे? इसीलिए मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए, जैसे शुगर के लिए है, थायराइड के लिए है, इन सबों के लिए क्या चीज़ है कि भाई एक वो रोटी खाते हैं हम गेहूं की, तो वो मुंह चलाना नहीं पड़ते, 2-3 मुंह मारा और अपना 32 बराबर कोई नहीं चबाता, तो सब नीचे चला जाता है। तो थायराइड ग्लैंड रस नहीं छोड़ते। पहले लोग क्या थे, रोस्टेड चना खाते थे, रोस्टेड ज्वार खाते थे, बाजरा खाते थे, मक्का खाते थे, ये सारी चीज़ें चबाने की खाते थे, जिससे दांतों की एक्सरसाइज होती थी, आँखों की एक्सरसाइज होती थी, कानों की एक्सरसाइज होती थी। और थायराइड ग्लैंड अंदर से एक लुबाब निकलता है बॉडी में, रेसा जो होता है, वो उस खाने को गीला करती थी। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ या दही लेंगे या सब्जी लेंगे, सब्जी या दही लेने से वो गीली हो जाती है और तब हमारे गले से नीचे जाती है। लेकिन जो चबाने की चीज़ हम खाते हैं उसको गीला करने के लिए अंदर से लुबाब, थायराइड ग्लैंड से रस निकलता है, जिसको लुबाब बोलते हैं। वो जो रस निकलता है वो उसको गीला करता है और उस गीले से हम नीचे सटकते थे। सलाइवा, वही सलाइवा, लुबाब या सलाइवा एक ही चीज़ है। तो उससे वो गीला होता है और वो हमारा नीचे जाता रहता है। तो लीवर क्लींजिंग की जो बात आपकी है, हाँ जी, वो किस तरीके से होता है कि लीवर साफ कैसे होता है? देखिए जी, लीवर क्या है, जैसे हम कार है, स्कूटर है, इसमें ऑयल चेंज करते हैं कि इतने किलोमीटर चल गया, ये ऑयल काला पड़ गया, अब इसको निकाल दीजिए। लेकिन हम जिस दिन से पैदा होते हैं लास्ट तक हम अपनी इंटरनल तो सफाई करते ही नहीं है जी। तो इंटरनल सफाई कैसे की जाए? जैसे कुंजन क्रिया है, कुंजन क्रिया में क्या होता है कि हम पानी पिएंगे गरम नमक डाल करके, उखड़ू बैठ करके, फिर उस पानी को वापस से निकालेंगे, उससे हमारा ये सारा क्लींजिंग अंदर का हो गया है। लंग्स वगैरह इसमें जो रेसा है, जैसे साइनस वगैरह का और कोई भी टीबी वगैरह के जो बैक्टीरिया सब बाहर निकल गया। अब क्लींजिंग है हमारा लीवर का, तो लीवर के क्लींजिंग होने से क्या है, आँखों की रोशनी, कानों के सुन्नापन, कानों में डब डब की आवाज़ आना, सें की आवाज़ आना, दांतों के रोग, और ब्रेन में कोई भी एनी वायरस। और जो लीवर क्लींजिंग होने के बाद उसका क्या होता है, पैरालिसिस नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, और जो है शुगर, जो लीवर सेट हो गया वो मेटाबॉलिज्म सेट हो जाएगा। उसके बाद में अनेक तरह के रोग हैं जो हैं, लीवर सबसे मेन ऑर्गन पूरी बॉडी का लीवर है। जैसे कहते हैं हार्ट, लेकिन हार्ट से भी पहले लीवर आता है, तो फर्स्ट ऑफ लीवर। तो लीवर को क्लींजिंग करने के लिए हमारे पास हर्बल मेडिसिन होती हैं, वो हम डायरिया लगा करके उस पेशेंट को ठीक करते हैं, अंदर से सब धुलाई कर देते हैं, पूरी बड़ी आँत छोटी आँत उनको सबको धो करके साफ़ कर देते हैं। साफ़ करके उसको पहले दिन हम लोग उसको क्या रखते हैं, जूस पे रखते हैं, दवाई दे करके उसको साफ रखते हैं। जैसे आज हमने 12 बजे खाना खाया, 12 बजे के बाद हम उसको खाना बंद कर देंगे जी। शाम को 6 बजे हम उसको अपनी दवाई पिलाएंगे, नेचुरल जो हमारी है। उसके बाद 100 ग्राम दवाई, 200 ग्राम पानी और 20 ग्राम दवाई डाल करके हम पिला देंगे, उसको डायरिया लगेगा, साफ़ होगा। फिर हम दोबारा से उसको पिलाएंगे 8 बजे। 8 बजे पिलाने के बाद फिर ऐसा ही होगा। फिर हम 10 बजे क्या करेंगे, उसका मौसमी का जूस लेंगे 1 गिलास और उसमें ऑलिव ऑयल लगा करके, जैसे किसी मशीनरी को रिपेयर करते हैं तो उसमें ऑयलिंग लगाते हैं, इस तरह हम इंटरनल जो पेन क्रिया हैं आते हैं जिनमें खुश्की हो गई है, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन लेकर के और उसको पिला दिया जाता है। पिलाने के बाद उसको कह देते हैं अब सो जाइए। बीच में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसे पानी पिलाते हैं। अब वो सो गया, सुबह उठा, 6 बजे हमारा फिर प्रोसीजर चालू हो जाता है। 6 बजे प्रोसीजर चालू होगा, वही 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, इसी तरह से जैसे पहले दिन किया।
उसके बाद 12 बजे हम उसको एक एप्पल खिला देते हैं, उसके बाद चीकू खिला देते हैं, क्योंकि आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो पहले दिन हमने उसको ये दिया, दूसरे दिन हम उसको फ्रूट पर रखेंगे, तीसरे दिन हम उसको सलाद पर रखेंगे, ओनली सलाद, और चौथे दिन हम उसको खिचड़ी खिलाते हैं घी डाल करके। उसके बाद 5वें दिन अपना खाना कर ले, लीवर का सेटिंग आ जाएगा और उसे खुद मालूम होगा खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, ओबेसिटी, ये गैस बनना, वो बनना, ये सब खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। हार्ट के बारे में आजकल ये कहा जाता है कि एलोपैथी के अंदर अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है लेकिन हार्ट के ऊपर उसका दवा बनता है, कहते साहब इसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होता है जी। और उसके साथ स्टंट डालने की सारी गतिविधियां शुरू होती है, लाखों रुपए के नीचे उसको ले आते हैं जी। आपका हार्ट के बारे में क्या कहना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि नेचुरोपैथी में किस तरह से हार्ट को हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है, हार्ट से पहले आता है लीवर जी। हमें अगर लीवर एक्टिवेट है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशेंट को पता होता नहीं है, वो चलता रहता है उसी के साथ में। कॉन्स्टिपेशन के कारण उसको गैस बनती है जी। गैस बनती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। जो गैस बनती है, प्रत्येक गैस का कारण है वो ज़मीन में ऊपर को उड़ती है, ना कि नीचे को चलती है जी। तो वो जो गैस उड़ेगी वो दांतों में भी जाएगी, आँखों में जाएगी, कानों में जाएगी, सिर में जाएगी, हार्ट में भी जाएगी, क्योंकि ऊपर को चल रही है। और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा होता है। हम कोलेस्ट्रॉल में हमारी नलियाँ, जो नाड़ियाँ हैं, नसें, हमारे चैम्बर हैं हार्ट के, उनमें क्या है, चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी फंस जाती है जी। जो उसको साइकिलिंग नहीं चलने देती, वो तो हार्ट डिजीज में आ गया जी। लेकिन ज़्यादातर तो क्या है कि गैस के थ्रू हो रहा है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो तो हार्ट में पेन होगा, छाती में, तो वो तो हर आदमी को ये तो है, छाती में पेन होते ही मैं हार्ट का मरीज हूँ, वो हार्ट के लिए डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर को समझ होती है कि भाई हाँ जी, इसको गैस के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन गैस के कारण अगर वो उसको इंजेक्शन लगा के वापस भेज दे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, 4,000 का 5-6 हज़ार का आने वाला वो स्टेंट, और उसको 4.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, जहाँ उनका सौदा पट जाए जी। वो उसमें उनको दे देते हैं और उस आदमी को डाल देते हैं और कहते हैं ज़िंदगी भर आपको ड्रिस्प्रीन खाना पड़ेगा खून पतला करने के लिए। हमारा लहसुन सुबेरी 2 कली लहसुन की सुबह खाइए खाली पेट, पानी से पीजिए, नेचुरोपैथी में है, आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म। जी। आप वो ले लीजिए बादाम का ऑयल, जी। बादाम का तेल लीजिए और बादाम के तेल को खाइए, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। जी। ऑलिव ऑयल खाइए, वो ख़त्म कर देगा। आप ये खाइए, तिल का तेल खाइए, वो ख़त्म कर देगा। सरसों का तेल खाइए, वो ख़त्म कर देगा। हम खा रहे हैं रिफाइंड, जी। जिसमें कोई चिकनाई नहीं है, जी। वो जाके ड्राइनेस करता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है, इस कारण हमारा सिस्टम ख़राब है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, आपने एक शुगर पेशेंट को, 2 शुगर पेशेंट आपके पास आए थे, उनको आपने गन्ने का रस पिलाया था। वो उसके पीछे की थ्योरी क्या है कि जबकि मीठे के लिए बिल्कुल परहेज़ दिया जाता है एलोपैथी के अंदर कि मीठा नहीं देना है, तो आपने तो गन्ने का जूस पिलाया उनको और उसके बाद उनको शुगर नहीं बढ़ी, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि गन्ने का रस जब हम पीने लगे तो हमने सोचा कि डॉक्टर ने हमें मना कर रखा है, तो हमारे ब्रेन में आ गया गन्ने का रस पिएंगे तो हमें शुगर बढ़ेगी। एक तो हम स्ट्रेस ख़त्म हो गया हमारा, पहला नंबर स्ट्रेस, जब वो ख़त्म हो गया तो हमारे को है ही नहीं कि भाई हमारा ऐसा होगा, तो हम इस चीज़ में। दूसरा, गन्ने का रस क्या है, नेचुरल फॉर्म में आया है, कुदरत ने गन्ना पैदा किया, उसका हमने रस निकाला और पीना चालू कर दिया, नेचुरल फॉर्म में आया। चीनी जो है एक केमिकल फॉर्म में है, तो हमने नेचुरल फॉर्म में लिया। फिर दूसरे में क्या है, हमने पुदीना मिलाया, कच्ची हल्दी मिलाई, अदरक मिलाया और उसमें हमने पालक मिलाया। तो गन्ने के रस में हमने ये जो चीज़ है, जैसे हल्दी मिलाई, ज़मीन से पैदा हुई है, पालक है ज़मीन से पैदा हुआ है, पुदीना है ज़मीन से पैदा हुआ है, धनिया है ज़मीन से पैदा हुआ है, तो हमने इसको एंटीबायोटिक कर दिया। हल्दी डाल करके, कच्ची हल्दी डाल के, अदरक डाल करके, पुदीना और इनसे डाल करके उसका जो फ्रीक्वेंसी थी मिठास की, वो उसकी ख़त्म कर दी और ख़त्म करके उसको जूस पिला दिया। जूस पीने के बाद शरीर में जूस का काम करेगा, जितनी स्वीट है उतना स्वीट का काम करेगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर S.C. शर्मा जी, प्राकृतिक चिकित्सक। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए,
जी। और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे इलाज आपने हमको बताए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।